भारत के खूंखार अपराधी को पाकिस्तान अपने यहाँ शरण देता है। अपराधी भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा अपराधी जिसने भारत के खिलाफ खुलेआम बगावत का ऐलान किया था। सुनकर आपको एक नाम याद आता होगा, दाऊद इब्राहिम। दाऊद यकीनन भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो था एक डाकू भूपत सिंह, जिसकी दहशत की खबरें अमेरिकी अखबारों में भी छपती थी। आम लोगों में उसे रॉबिन हुड की उपाधि मिली थी, लेकिन असल में वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था। षड्यंत्र भारत को लोकतंत्र बनने से रोकने का। क्या थी षड्यंत्र की कहानी? कौन था डाकू भूपत सिंह और कैसे पहुंचा पाकिस्तान? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1941 की बात है। बड़ौदा रियासत के एक राजा हुआ करते थे, महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़। एक रोज राजा ने खेलों की एक प्रतियोगिता रखवाई, कंपटीशन। तय तारीख को आसपास की रियासतों से खिलाड़ी पधारे। धूम रही। एक लड़के की लंबी कदकाठी वाला था और मजबूत मांसपेशियों वाला पट्टा जवान था। नाम था उसका भूपत सिंह चौहान। भूपत ने 6 खेलों में पहला नंबर हासिल किया और 7 में वो दूसरे नंबर पे रहा। बढ़िया रिकॉर्ड। वागनिया नाम की एक छोटी सी रियासत थी जहां के राजा का नाम अमरावाला था। भूपत उनके महल में घोड़ों की देखभाल करता, साथ ही गोली चलाने में माहिर भी था और गाड़ियां भी चला लेता था। ये सारे हुनर आगे चलकर उसकी कहानी में बड़ा जरूरी रोल अदा करने वाले थे। भूपत की जिंदगी का अगला पड़ाव आया 1947 में। भारत आजाद हुआ, रियासतों की उल्टी गिनती शुरू हुई। राजा के दुश्मनों ने उन्हें एक साजिश में फंसाने की कोशिश की। उनके और भूपत के नाम पुलिस में केस दर्ज हो गया। अमरावाला तो कुछ दिन में चल बसे, लेकिन फंसा भूपत। पुलिस से बचने के लिए फरार हुआ और अपने एक भरोसेमंद साथी राणा भगवान डांगर को भी साथ ले गया। अब यहां से भूपत के एक खिलाड़ी से डाकू बनने की कहानी शुरू होती है। कुछ पान सिंह तोमर की कहानी से आप पैरेलल्स खोज रहे होंगे। अब हम यहाँ पूरी कहानी पान सिंह तोमर की नहीं जोड़ सकते, विषांतर हो जाएगा, इसलिए बताते हैं आपको एक दूसरा तरीका। एक किताब है पान सिंह तोमर, इसी नाम से। लोड नहीं लीजिए, पढ़ने का वक्त अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सुन भी सकते हैं। ऑडियो बुक के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। कहाँ? हमारे पार्टनर कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं कुकू एफएम के, आप भी जुड़ सकते हैं और इसके लिए कुकू एफएम एक ऑफर भी दे रहा है आपको। महीनावार सब्सक्रिप्शन, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो पहले महीने के लिए आपको 50% की छूट मिल जाएगी और इसके लिए आपको एक कोड डालना है LT50। वागनिया से फरार होने के बाद भूपत ने राणा के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। दोनों लूटमार और फिरौती उगाने का काम करने लगे। धीरे धीरे उनके गैंग में इजाफा भी हुआ। 3 सालों के अंदर इस गैंग ने 87 हत्याएं और लगभग 9 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। 9 लाख रुपए आज से 70 साल पहले के हिसाब से हैं, तो आप लगा लीजिए करोड़ों में रकम है। भूपत के गैंग की एक खास बात थी कि वो कभी महिलाओं पर हमला नहीं करते थे। यहाँ तक कि भूपत गरीब लड़कियों की शादी भी करवाता था और कई बार गरीबों को पैसा भी बांट दिया करता था। इसीलिए रॉबिन हुड वाली बात आई होगी। किस्सा एक बड़ा मशहूर है कि एक बार उसने एक सुनार को लूटा और लूट से मिले सोने और चांदी के सिक्के बाजार में उछाल दिए। ऐसी कहानियों के चलते जल्द ही उसकी छवि, जो हम बता रहे थे रॉबिन हुड वाली, वो बनती गई। अब जब लोग उसकी दरियादिली के किस्से सुनने लगे तो घरों में पनाह भी देने लगे छिपने के लिए। भूपत सिंह पर एक हतो भूपत नाम से गुजराती में किताब लिख चुके हैं जीतूबाई ढाढ। वो बताते हैं कि भूपत हालात के चलते बागी हुआ था। उसके चरित्र पर कभी दाग नहीं लगा, लेकिन और वो गरीबों के पक्ष में खड़ा रहा। जब जूनागढ़ के विलय के समय सांप्रदायिक दंगे भड़के, भूपत ने बहुत से लोगों की जान बचाई, दोनों धर्मों की औरतों की आबरू की रक्षा की और इस काम ने भूपत को जनता के बीच में काफी लोकप्रियता दिलाई। भूपत के चर्चे पूरे सौराष्ट्र में फैलने लगे। उसके किस्से मशहूर होने लगे। मसलन एक किस्सा यूं था कि एक बार भूपत को फिल्म देखने का शौक चढ़ा। राजकोट के एक सिनेमा हॉल में चंद्रलेखा फिल्म लगी थी। तब राणा और उसने मिलकर तय किया कि दोनों लोग फिल्म देखने जाएंगे। दोनों ने बदन पर खद्दर चढ़ाया, गांधी टोपी लगाई और सड़क पर चल निकले। यहां उन्हें एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दी। कुछ समय बाद दोनों लोग राजकोट के सिनेमा हॉल में चंद्रलेखा देख रहे थे और पुलिस की चौकी से कुछ कदम दूरी पर यह हो रहा था। इसी तरह के किस्सों के चलते भूपत एक मिथकीय किरदार में तब्दील होने लगा।
पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। हालांकि उसके दुस्साहस का एक कारण यह भी बताया जाता है कि उसे रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त था। भूपत के जरिए वो एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देना चाहते थे। क्या था यह षड्यंत्र? साल 1952 में अमेरिकी मैगजीन न्यूयॉर्कर में एक लेख छपता है। पत्रकार और लेखक संथारामा राव ने लिखा, आजाद भारत के पहले चुनाव से ठीक पहले भूपत का आतंक बहुत बढ़ गया था। उसके गैंग के साथ ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे लूटपाट और हत्याएं कर रहे थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी पे ही जो अभी आधुनिक गुजरात है उसी का हिस्सा था। आगे संथा लिखती हैं, सरकार के अनुसार ये रजवाड़ों की साजिश थी। वो कानून व्यवस्था खराब करके दिखाना चाह रहे थे कि लोकतंत्र में कानून का हाल ऐसा ही होता है, ऐसे लोगों के हाथ में क्या, इसलिए आप देखिए कैसा गड़बड़ झाला हो रहा है। और अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो चीजें और भी खराब होंगी। ये मैसेजिंग थी। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में तब कई रजवाड़ों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। रजवाड़ों के प्रतिनिधि मेंबर्स, हालांकि भूपत सिंह पुलिस की पकड़ में आया नहीं। अंत में सरकार ने इस काम के लिए खास शख्स को जिम्मेदारी सौंपी। यहां से डाकू की इस कहानी में एंट्री होती है एक पुलिस वाले की। फिल्मी हो गया एकदम है। इनका नाम था विष्णु गोपाल कानिटकर। कानिटकर को आईजी बनाकर सौराष्ट्र भेजा गया। कानिटकर ने इस काम के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। इसमें पागी भर्ती किए गए। पागी यानी कच्छ के रेगिस्तान इलाके के वो लोग जो रेत पर छपे पांव के निशान पढ़ने में माहिर होते हैं। ऐसे 2 पागी कानिटकर के लश्कर का हिस्सा हुए। कानिटकर ने सबसे पहले भूपत के समर्थकों को गिरफ्तार करना शुरू किया कि जो रिंग है उसमें से एक मेंबर कम किया जाए। इससे भूपत के छिपने के कई ठिकाने बंद हो गए। लेकिन भूपत अभी भी पकड़ में आया नहीं। पुलिस को सीधी चुनौती देते हुए वो लूट की वारदात करने से पहले चिट्ठी भी भेजने लगा। इसमें लूट की जगह और टाइम भी लिखा होता था। भूपत अपनी चिट्ठी में कानिटकर के लिए डीकरा शब्द का इस्तेमाल करता और इसका मतलब होता है बेटा। हालांकि उम्र के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कानिटकर भूपत से 10 साल बड़े ही थे। चिट्ठी भेजने के अलावा भूपत एक और काम करता। अगर उसे पता चलता कि कोई उसकी मुखबिरी कर रहा है तो वो उसके नाक कान काट लेता था। साथ ही चेतावनी भी देता था कि अगर बदनामी के डर से उसने आत्महत्या की तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह ऐसे जो लोग होते हैं, सो कॉल्ड रॉबिन हुड्स, अपना आतंक कायम रखते हैं। आईजी कानिटकर की तमाम कोशिशों के बावजूद भूपत उनके हाथ नहीं आया। बार बार वो हाथ से निकल जाता था। एक बार कानिटकर को राजकोट से एक लूट की खबर लगी। पहुंचे तो एक पर्ची उनके हाथ लगी। पर्ची से पता चला कि वारदात में एक भूतपूर्व राजकुमार की कार इस्तेमाल हुई थी। कानिटकर ने राजकुमार पर दबाव डाला तो पता चला कि भूपत का एक आदमी उनके यहाँ छिपा हुआ है। दबिश दी पुलिस ने। इसके बाद भूपत का साथी गोलीबारी में मारा गया। कुछ रोज बाद पुलिस ने राणा को भी इनकाउंटर में मार गिराया। अब राणा की मौत से भूपत को समझ आने लगा कि वो अब ज्यादा दिन तक पुलिस की पहुंच से दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब उसको लगने लगा कि पुलिस अब सीरियस हो रही है। अब बचने का सिर्फ एक तरीका है कि सरहद लांघी जाए। गुजरात बॉर्डर स्टेट है। 6 जून 1952 की रात भूपत अपने 3 साथियों सहित पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। किस्मत ऐसी थी कि यहाँ वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि यहाँ उसकी जान को खतरा नहीं था। उसे जेल हुई और 1 साल बाद रिहाई भी मिल गई। अब भूपत ने सोचा था कि कुछ साल बाद भारत लौट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत की पुलिस उसकी जान की दुश्मन बनी ही रही, इसलिए उसने पाकिस्तान में ही रहना बेहतर समझा, बल्कि इस्लाम धर्म अपनाया और शादी भी की वहां पे। भारत का कुख्यात डकैत अब कराची के बाजार में दूध बेचने लगा। इधर भारत किसी भी तरह भूपत को वापस चाहता था। इस मामले में जुलाई 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा के बीच बातचीत भी हुई। बोगरा पहले तो भूपत को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर अपनी बात से वो पलटे। भूपत खुद किसी हाल में भारत आने से बचना चाहता था। पाकिस्तान में समर्थन जुटाने के लिए उसने दलीलें देना शुरू किया। ब्रिट्स अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार वो खुद को पाकिस्तान समर्थक बताने लगा। रिपोर्ट में उसका बयान कुछ इस तरह छपा था, हम कोट कर रहे हैं। मेरी रियासत का पाकिस्तान में विलय हुआ, लेकिन भारत की सेना ने हम पर हमला कर दिया। हमने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हम जीत नहीं पाए। अंत में मुझे पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान ने मेरी जान बचाई और उसके लिए मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। यहाँ जिस रियासत की बात हो रही है वो थी जूनागढ़। भूपत सिर्फ यहीं सीमित नहीं रहा। उसने एक रैली कर अपने समर्थन में 1500 रुपये जुटाए और घोषणा कर दी कि एक फिल्म बनाएगा जिसमें जूनागढ़ की आज़ादी के संघर्ष की कहानी दिखाई जाएगी। यहाँ आज़ादी की बात पाकिस्तान के एंगल से हो रही है, यानी जूनागढ़ की भारत से आज़ादी। भूपत को इन कलाबाजियों का फायदा भी हुआ। उसे पाकिस्तान में रहने की इजाज़त मिली और साल 2006 में उसकी मृत्यु के बाद वहीं उसे कब्र में दफनाया भी गया।
भूपत भारत का वो पहला दुर्दांत अपराधी था जिसे पाकिस्तान ने अपना शरण दी। आगे यही परंपरा दाऊद के वक्त में दोहराई गई। दाऊद की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा, देखिएगा। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, जिसे लिखा था कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जतिन ने। देखते रहिए दिल अनंता।